Ashili has done her PhD in clinical psychology, and she is a registered psychotherapist, and she has also a degree in homeopathy. She's a researcher, blogger, parental coach, and today's our topic is depression, its signs and symptoms and causes, and then we will talk about how we can manage it with different strategies and approaches. So we are going to start our session. So Ashili, floor is yours. थैंक यू सो मच गुलनाज फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ ख़ास तौर से गुलनाज की एफर्ट्स को, जिस तरीके से फ्लायर बनाती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, इस सेशन को होस्ट करती हैं, और मैं समझती हूँ इन तमाम सेशंस की जो सक्सेस का बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो गुलनाज को जाता है। तो अब हम बाकायदा अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आज का हमारा जो सेशन है वो डिप्रेशन के बारे में, और डिप्रेशन के बारे में जैसे कि आप सबको पता है कि ये दुनिया में इस वक्त जो है डिप्रेशन बहुत ज़्यादा यानी पाया जा रहा है लोगों में, और इसके बारे में अब जैसे अभी हम मुख्तलिफ जो है वो उसके ऊपर फोकस करेंगे कि इसके फैक्ट्स क्या हैं, इसके बारे में जो है ये क्या होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है। तो मैं बाकायदा एक जो है प्रेजेंटेशन मैंने इस सिलसिले में बनाई है, प्रेजेंटेशन में शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन। ओके, सो डिप्रेशन, दिस इज माई प्रेजेंटेशन एंड दिस इज द टॉपिक डिप्रेशन। अब हम इसका बाकायदा फॉर्मल देखते हैं कि डिप्रेशन क्या है। गुलनाज आप जो है वो साथ साथ जो है मैसेजेस पे फोकस कीजिएगा। तो हमारा जो आज का एजेंडा है, टुडेज एजेंडा, के हम पढ़ेंगे क्या, मैं इस बारे में डिस्कस करूंगी कि डिप्रेशन के डिफरेंट फैक्ट्स क्या हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, DSM क्राइटेरिया, इसके वार्निंग साइन, इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड सम रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन के फैक्ट्स के बारे में बेसिकली, और ये जो मैंने इसके फैक्ट्स लिए हैं ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की वेबसाइट पे पब्लिश्ड है। और इसके बारे में जैसे मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन इज अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर ग्लोबली। इट इज एस्टिमेटेड दैट 5.5% ऑफ द एडल्ट सफर फ्रॉम डिप्रेशन, और ये एक बहुत ज्यादा बड़ा लीडिंग कॉज है पूरी दुनिया के अंदर डिसेबिलिटी के लिए। और इसके साथ साथ ये है कि ये ज्यादा औरतों में पाया जाता है। डिप्रेशन जो है आगे जाके सुसाइड को लीड कर सकता है, और इसका जो है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर लेवल पे जो भी डिप्रेशन होता है उसका ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट मौजूद है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ इसके स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि अभी आपने देखा है कि मैं कहाँ चली गई, हेलो गुलनाज, कैन यू सी? या ओके ओके, सो अगर इसके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर अगर बात करें तो जैसे कि ये जो 5% जैसे ये बताया जा रहा है, ये वो स्टैटिस्टिक्स है जो कि रिपोर्टेड है, यानी जो लोग साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट को अप्रोच करते हैं, तो ये वो स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन आप अगर इस पे देखें कि वैसे अगर देखें कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे अपने इर्द गिर्द जो इसी तरीके की अलामात या मिलते जुलते सिम्टम से सफर कर रहे होते हैं। और बाज औकात मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लोग जो है मेजर डिप्रेशन से सफर कर रहे होते हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अवेयरनेस अबाउट इट कि इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या इलाज होना चाहिए, और इवन वो इसको डिप्रेशन भी नहीं कंसीडर करते हैं। जैसे जब मैं आगे इसके मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी तो मैं आपको मुख्तलिफ मिसालें दूंगी जिससे आपको अंदाजा होगा कि
माशरे में, इवन जो कम्युनिटी में इसको किस तरीके से लेवल किया जाता है। इवन अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को डिप्रेशन हो या वो डिप्रेशन से फाइट कर रहा हो या सफर कर रहा हो, तो लोग अमूमन उसको कुछ और नाम से लेबल कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि एक्चुअली डिप्रेशन है क्या, क्योंकि वो उस सिम्टम्स को बिल्कुल अजीबो गरीब तरीके से जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको इसके फैक्ट्स के बारे में बताया कि औरतों में ज्यादा पाया जाता है। क्यों औरतों में ज्यादा पाया जाता है? अगर आप ओवरऑल देखें, एक मर्द जो होता है वो कमाने के लिए बाहर निकलता है, तो वो क्या होता है कि वो एक घर के माहौल से डिटैच होता है, एक नए एनवायरनमेंट में जाता है और अपने दोस्तों में बैठता है। और जो एक औरत होती है ना, वो देखें उसकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ट्रांजिशंस आते हैं। जब वो टीन एज में आती है, एक नए ट्रांजिशन का इजाफा होता है उसकी लाइफ में। फिर जब उसकी शादी होती है, साथ अगर एजुकेशन चल रही हो, शादी होती है, तो जब एक नए ससुराल में जाती है, तो एक मर्द को देखें इन तमाम प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ता है। जब वो ससुराल में जाती है तो वहां पे फिर दोबारा से उसको एडजस्ट करना पड़ता है, सास के, नंदों के, इवन शौहर के भी जो मुताबिक उसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसमें बहुत हद तक जो है उसकी सेल्फ स्टीम और उसकी जो ओवरऑल जो उसकी अपनी डिग्निटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होता है। फिर जब वो माँ बनती है तो आप देखें वो एक और नए ट्रांजिशनल फेज के अंदर आती है, तो उसमें भी आप देखें कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। और आप देखें कि एक मर्द जो होता है ना, वो इन तमाम टाइप के प्रॉब्लम से काफी दूर होता है। यानी ना तो वो घर जाके किसी के शादी करके किसी के घर जाके उसको रहना पड़ता है, ना वो बच्चे पैदा कर रहा होता है, ना वो उस तरीके के ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा होता है जिस तरीके के फेज से एक औरत गुजर रही होती है। फिर जो है आप देखेंगे जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, खास तौर से जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ पे भी मोस्टली मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि बच्चों को रेस करने की, घर चलाने की, खाना बनाने की मेजॉरिटी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो औरतों के ऊपर होती हैं। तो औरत क्या होती है, वो बेचारी एक तरीके से वो पिसती चली जाती है, या उसको वो अवेयरनेस नहीं होती कि वो कैसे अपनी सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करे या अपने आप को कैसे वो कोप करे उस सिचुएशन से। तो इसलिए ये औरतों में ज्यादा पाया जाता है। और एक फैक्ट जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये जो है डिप्रेशन ग्लोबली इसको कंसीडर किया जाता है कि ये इंसान को डिसेबल्ड कर देता है, यानी एक ये डिसेबिलिटी की फॉर्म है। क्योंकि डिप्रेशन, जो मेजर डिप्रेशन की जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें बेसिकली इंसान कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहता है। अब वो क्या होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उस पर अब हम डिटेल से बात करते हैं। कोई क्वेश्चन है अभी इससे रिलेटेड गुलनाज? क्वेश्चन तो नहीं है। आपने कहा ना कि जैसे औरतों में ये ज्यादा होता है, लेकिन अब कोविड की वजह से तो आदमियों की भी वही सिचुएशन है कि उन्हें भी घर में बाउंड होके बैठना पड़ा इन 1.5-2 सालों में। तो हाँ, इन 2 सालों में जो है वो डिप्रेशन जो है वो मर्दों में भी एज इक्वली मेरे ख्याल में वो इवॉल्व हुआ है या जाहिर हो रहा है। और नहीं, बच्चों ये में बच्चों में एंजाइटी ज्यादा नजर आई है। मर्दों में देखें, अगर मर्द घर में बैठा है ना, तो घर में बैठ के मर्द ने जो है वो घर की जिम्मेदारियां शेयर नहीं की है। मर्द तो आराम से ही घर में बैठा हुआ है, लेकिन जो है औरत के ऊपर डबल बर्डन पड़ गया ना, कि वो भी घर में ही बैठी हुई है, लेकिन ऊपर हम्म, से एक मर्द भी आके घर में बैठ गया है और फुल टाइम ही घर के अंदर बैठा हुआ है, बच्चे भी घर के अंदर हैं। तो ज्यादा जो जिम्मेदारियां औरतों पे पड़ी हुई, जो मैंने जितना भी अभी आपको बताया, ये फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स ये WHO की वेबसाइट पे मौजूद है। and it's the latest one after COVID. जी, ये लेटेस्ट वन है और उनके मुताबिक जो है ये औरतों में ही ज्यादा पाया जा रहा है, ये रिपोर्टेड है। मे बी कि मर्दों में एंगर इश्यूज ज्यादा आए होंगे, एडजस्टमेंट और डिफिकल्टीज ज्यादा आई और होंगी। औरतों के अंदर ये भी प्रॉब्लम है ना, उनकी जब प्रेगनेंसी होती है, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, हम्म, पोस्ट पैटर्म एंड प्री पैटर्म, वो या डिप्रेशंस भी होते हैं। पोस्टपार्टम फिर वो डिप्रेशन भी एक टाइप हम्म होती है। जी जी। या तो वो भी और फिर अगर औरत जो है वो हर 2 साल के बाद या साल के बाद कुछ होती हैं वो तो वो ऊपर नीचे डिप्रेशंस और वो फिर वो कोप नहीं कर पाती ना हम्म सिचुएशन से, और तो वो फिर लाइफ में कुछ कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। यस यस। तो ये इसके फैक्ट्स वगैरह होगा, ये तमाम आप देख सकते हैं WHO की वेबसाइट पे, ये एज इट इज मौजूद है।
अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगी कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने भी इसके बारे में कुछ जैसे डिप्रेशन के फैक्ट्स के बारे में बताया है कि डिप्रेशन का कोई एक सिंगल कॉज नहीं होता है, ये इट्स अ रिजल्ट ऑफ और द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, बायोमेडिकल, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके बारे में हम इन डिटेल आगे बात करेंगे। इसी तरीके से जो सम टाइप्स ऑफ डिप्रेशन टेंड टू रन इन फैमिलीज सजेस्टिंग अ जेनेटिक लिंक। However, depression can occur in people without a family history of depression as well. यानी इसका जो है जेनेटिक लिंक भी पाया जाता है, लेकिन इसके साथ मैं ये कहूंगी कि अगर आपके पेरेंट्स को डिप्रेशन है तो आप देखें कि उनकी जो रेस करने का तरीका होगा, अगर मे बी कि वो जीन्स में आप तक ट्रांसलेट ना हो या ट्रांसफर ना हो, मे बी कि वो जो घर का माहौल इस तरीके का होगा, आपकी अपब्रिंगिंग या चाइल्ड रेडिंग, उनकी जो प्रैक्टिसेस होंगी वो इस टाइप की होंगी कि जो आगे जाके डिप्रेशन का सबब बन सकती हैं। साथ साथ ये कि रिसर्च ये इंडिकेट करती है जो डिप्रेसिव इलनेस और डिसऑर्डर्स होते हैं उसका लिंक ब्रेन से होता है। यस, ये होता है क्योंकि मेजर जो डिप्रेशन होता है उसके अंदर आपकी जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो एंटी डिप्रेसेंट ली जाती है बेसिकली वो एक्चुअली उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को फिक्स करती है, यानी एक तरीके का ब्रेन के अंदर केमिकल चेंज आ जाता है। साथ साथ ये कि ब्रेन इमेजिनिंग टेक्नोलॉजीज ने ये भी बताया है कि जो वो लोग जिनको डिप्रेशन होता है और वो लोग जिनको नहीं होता है, दोनों की जो इमेजेस होते हैं ब्रेन के उसमें बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है। अच्छा, अब आए हम बात करते हैं कि डिप्रेशन के कौन कौन से सिम्टम्स हैं ना। डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो हर एरियाज को, किसी भी इंसान के जो कोई भी डिफरेंट एरियाज और एक्सप्रेशंस होते हैं कि वो एक इंसान Sorry to अपने। interrupt. Sorry to जी जी। interrupt, Rashib. Should I ask the questions which are in the message box यस के यस। बाद में पूछूं या साथ साथ पूछूं? नहीं नहीं, पूछे। अभी किसी ने पूछा है कि सादिया हैं, उन्होंने पूछ रही हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, कैन इट गो ऑन फॉर सेवरल इयर्स, या ये यस यस, अगर देखें उस डिप्रेशन को अगर ट्रीट ना किया जाए, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, उसको क्योर करने पे फोकस ना किया जाए तो मे बी कि वो फिर वो चलता रहेगा। और बाज़ ज़ात ऐसा भी होता है कि वो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन चूंकि बहुत सीवियर होता है, अगर जैसे जब वो चीज चली जाती है या वो एक औरत उस जब टाइम फ्रेम से निकल आती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो उसका जो डिप्रेशन होता है मे बी कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन जो वो प्रॉब्लम्स और जो मेंटल सेट और जो डिप्रेशन ने उसके जैसे कॉग्निशन पे, इमोशंस पे, थॉट्स पे जो असर डाला होगा वो फिर चलता रहेगा अनटिल अनलेस कि उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करवाया जाए। तो पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी मुझे पता है ऐसे साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट मौजूद हैं जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन से डील करने में या उसको क्योर करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से साइकेट्रिस्ट भी जो है वो इसके अंदर हेल्प करते हैं इसको मैनेज करने के लिए। जी। तो अर्शी, ये जो ये प्रेगनेंसी के बाद वाला पोस्टपार्टम डिप्रेशन है या पहले वाला ड्यूरिंग द, तो ये सब में होता है या किसी में होता है, बाजों में होता नहीं है, ये नॉर्मल है कि इट्स, यानी सब में होगा ये ये? नहीं 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 नहीं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना वो तो। इसके जैसे अभी हम बहुत सारे अभी इसके रीजन पढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो फिर आपको ये समझ आएगा कि अगर एक इंसान ये रिस्क फैक्टर लेके चल रहा है और प्रेगनेंसी हो जाती है तो बहुत चांस है कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा, और एक वो इंसान जिसके अंदर उस टाइप का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो वो उस प्रेगनेंसी के टाइम से बहुत आराम से निकल आएगा। ये फर्क है। ये भी मैं आपको इन डिटेल अभी इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, जैसे डिप्रेशन के अगर मैं सिम्टम्स के बारे में बताऊं कि डिप्रेशन जो है बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि
डिप्रेशन का जो एक्सप्रेशन है वो मुख्तलिफ तरीकों से होता है, यानी ये डिप्रेशन जो है आपके इमोशंस के ऊपर इफेक्ट डालता है, आपके थिंकिंग पैटर्न पे, आपके फिजिकल एक्टिविटी पे, आपके बिहेवियर पे। अगर हम देखें कि इमोशंस पे डिप्रेशन का क्या असर पड़ता है, यानी कि जब किसी इंसान में डिप्रेशन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर क्या इमोशनल फीलिंग्स, क्या चीजें आती हैं, जैसे उसके अंदर सैडनेस नजर आएगी, ऐसे इंसान में आपको एंजाइटी, गिल्ट की फीलिंग, पछतावा, एंगर बहुत ज्यादा आ रहा होगा, मूड स्विंग्स होंगे, कभी बहुत चीजें अच्छी लग रही हैं, कभी एकदम से मूड खराब हो गया विदाउट एनी रीजन, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, कुव्वत बर्दाश्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही होगी। तो ये जो है डिप्रेशन का इमोशनल एस्पेक्ट है कि ये इस तरीके से आपके इमोशंस को डैमेज करता है। फिर इसका डिप्रेशन का क्या, यानी थॉट्स के जरिए कैसे पता चलता है, जो थॉट्स के जरिए सिम्टम्स आते हैं कि इसमें अगर कोई इंसान डिप्रेशन से सफर कर रहा है तो उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट सिम्टम होगा वो नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ क्रिटिसिज्म, यानी अपने आप को हर वक्त ऐसा इंसान जो है वो क्रिटिसाइज करता रहेगा, इम्पेयर्ड मेमोरी, मेमोरीज के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर आएंगे, खास तौर से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, खास तौर से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है कि आप जो है वो चीजें भूलने लगेंगे, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, या आपको जैसे नाम याद रखने में मुश्किल होगी। और अगर ये डिप्रेशन बहुत लंबे अरसे तक रहता है, यानी आपने उसका इलाज नहीं कराया, तो मे बी इट माइट अफेक्ट योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि आप जो है पिछली पुरानी बातें, बचपन की बातें, सालों पुरानी बातें वो फिर आप भूलने लगेंगे। इसी तरीके से इनडिसाइसिवनेस, यानी कि आपके जो डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो डिप्रेशन का खास सिम्टम है कि उसमें आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी आपको चूज करने में, सिलेक्ट करने में, या दो चीजों में जो है सिलेक्शन प्रोसेस में आपके प्रॉब्लम आएगा। फिर जो है इसका थॉट पे क्या असर होता है कि कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है कि आपको चीजें पहली दफा में समझ नहीं आएंगी, जैसे आपको पहले जैसे चीजें समझ आया करती थी आपको वो चीजें उस तरीके से फिर समझ नहीं आएंगी, आपके अंदर एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड आएगा। थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, यानी ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है डिप्रेशन का कि डेथ से रिलेटेड, सुसाइड की जो थॉट्स बार बार माइंड के अंदर आएंगी कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, या इस जिंदगी को एंड हो जाना चाहिए, या इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। और मैं आपको अपने तजुर्बे की बेस पे बताती हूँ कि एक और जो प्रोमिनेंट सिम्टम जो मैं देखती हूँ वो है होपलेसनेस, वर्थलेसनेस। ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत ज्यादा होपलेस होता है, यानी उसको ना उम्मीदी की कैफियत होती है, उसको ऐसा लगता है कि वो जिस सिचुएशन में, जिस माहौल में, जिस कंडीशन में रह रहा है वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। और जब ये जो इस टाइप का जब वो बार बार उसके जहन में आता है तो एंड में उसके जहन में फिर यही आता है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना चाहिए, सुसाइड इज द गुड ऑप्शन। और फिर जो है वो इस तरीके से सुसाइडल थॉट्स फिर प्रोमिनेंट होती हैं। और आप ये देखें कि सुसाइड का जो मेजर जो लिंक है वो डिप्रेशन के साथ है, यानी कि सुसाइड जितनी भी होती है उसमें ज्यादातर जो वो लोग करते हैं जो मेजर डिप्रेशन से सफर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके फिजिकल सिम्टम्स की तरफ देखें डिप्रेशन के, उसमें जैसे क्रॉनिक फटीग बहुत ज्यादा होती है। आप फटीक यानी आप हर वक्त थकन का शिकार रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा भी कोई काम करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपने पता नहीं कितना काम कर लिया है ना। और वो थकन ऐसी होगी कि आराम करने के बावजूद जब आप उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं। या जैसे आप सुबह सो के उठे तो आप बिल्कुल फ्रेश नहीं उठेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं नींद की हालत में कितना काम किया है, क्या काम किया है। और वो जो है वो बेइंतहा जिस्म जो है वो थका हुआ महसूस होगा। फिर इसी तरीके से लैक ऑफ एनर्जी फिजिकली आपको महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा आपके अंदर जान नहीं है, आपके अंदर स्टेमिना नहीं है काम करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज का डिफरेंस आपको बताती हूँ कि इस टाइप की जो अलामत है ना वो लो ब्लड प्रेशर में भी इसी टाइप की अलामत होती हैं, और डिप्रेशन में भी जो फिजिकल अलामत है इन दोनों की काफी मिलती जुलती होती हैं। और दोनों में मैं खास फर्क आपको बताती हूँ। ये दोनों जो अलामत है ना, फटीग भी, लैक ऑफ एनर्जी, और जैसे एक बिल्कुल लग रहा है जैसे स्टेमिना खत्म हो गया है, और तो इनमें फर्क ये होता है लो ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन में
कि जब आप चेक करते हैं ब्लड प्रेशर, अगर वो ब्लड प्रेशर लो है तो तब तो ये अलामत लो ब्लड प्रेशर से लिंक कर रही हैं। उसमें जब आप लो ब्लड प्रेशर की कोई जैसे अच्छा खाना खाते हैं या एग्स वगैरह खाते हैं या नींबू पानी का शरबत पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये अलामत गायब हो जाती हैं। लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है कि सेम यही अलामत आपके अंदर होती है, लेकिन जब आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है इसके अंदर ना। लेकिन आपके अंदर जो है ये लैक ऑफ एनर्जी और जो है स्टैमिना की कमी, ये चीजें पाई जाती है, तो ये बहुत वाज़ेह फर्क मौजूद है। अर्शी, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या डिप्रेशन को असेस करने का कोई क्या कहते हैं उसको, कोई स्केल वगैरह? हाँ, कोई स्केल या कोई जैसे ब्लड वर्क या कोई इस तरह की कोई आपकी बॉडी में कोई चेंज आती है, कुछ केमिकल्स चेंज होते हैं, तो उसका कुछ टेस्ट है? देखिए, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं पाकिस्तान में एज अ साइकोलॉजिस्ट भी काम करती थी, तो हमारे पास जब डिप्रेशन के मरीज आते थे तो हम बहुत सारे जैसे इन्वेंट्रीज यूज करते थे, जैसे बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है, वो जब एडमिनिस्टर करते थे तो उससे हमें पता चलता था कि इस इंसान का जो डिप्रेशन है वो मॉडरेट पे है या सीवियर लेवल पे या बॉर्डर लाइन के ऊपर है। यू मीन क्वेश्चनियर? जी जी जी, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। और ये मैं आजकल जो है डिप्रेशन के ऊपर एक रिसर्च भी कर रही हूँ, ईरान और वो क्रॉस कल्चरल स्टडी में मैं एक इंगेज हूँ, तो उसमें यही बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये मैंने अपने टाइम पे बहुत यूज की है पाकिस्तान में। इसके क्योंकि मैं अलावा क्योंकि जी मैं देख रही थी कि ये जो आपने जो भी स्क्रीन शेयर की थी, इसमें जो सिम्टम्स थे, जो साइन थे, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें यानी आप उसको देखें तो वो लग रहा होता है कि ये इसकी जैसे कोई कोई आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी आपको ये होती है, या आप किसी क्रोनिक डिजीज से उठे हैं तो उसकी भी साइड इफेक्ट्स यही सारे वाले होते हैं। तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि कोई इस तरह का मेथड कुछ इस तरह का है जी कि जी, उसमें जैसे टीएटी एक और इन्वेंट्री है, वो हम यूज करते हैं, जिसमें ये पूरे एक असेसमेंट होती है। रोशाक एक बहुत जबरदस्त टेस्ट है, उसमें भी डिप्रेशन आइडेंटिफाई होता है। इसके अलावा भी डिप्रेशन के बहुत सारे स्केल्स और टेस्ट मौजूद हैं जिसको अप्लाई किया जाता है, तो उससे पता चलता है कि ये इंसान डिप्रेशन से सफर कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उसका डिप्रेशन किस लेवल के ऊपर है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जरा हाँ थोड़ा हाँ। मजे का भी है कि जी जी। अक्सर वो आपने इस तरह के वो केस, पता नहीं, आई डोंट नो, वो साइकेट्रिस्ट होता है या साइकोथेरापिस्ट होता है या कौन होता है वो, जिसके पास कोई पेशेंट जाता है तो उसको वो कहता है कि तुम सो रहे हो, तुम और सो वो रहे हो। हिप्नोटिज्म अच्छा, या वो इट्स अ डिफरेंट थिंग। हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज, यस, वो इट्स अ ट्रीटमेंट में पार्ट है। ऑफ, अच्छा, वो यस, इसी की ट्रीटमेंट में है? इसी के नहीं, वो बहुत सारे ट्रीटमेंट में, यानी एक ओके, लेकिन ये ट्रीटमेंट कौन करता है? मोडेलिटी। कोई साइकोलॉजिस्ट करता है, नहीं साइकोथेरापिस्ट नहीं नहीं करता है? नहीं नहीं, इट्स वो अ डिफरेंट फील्ड। नहीं नहीं नहीं, वो डिफरेंट फील्ड नहीं है, लेकिन उसके लिए जैसे मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ या साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, तो उसके लिए जो है उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उसमें आपको ट्रेन करके सर्टिफाइड करके फिर आप जो है ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं। या अच्छा, आप किताबें पढ़ के या कोई वीडियो देख के या किसी की बातें सुन के जो है ये हिप्नोटाइज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने करने की कोशिश की तो आप उस इंसान को ट्रीट करने के बजाय उल्टा उसको डैमेज कर देंगे। ये वही बात है बिल्कुल, क्योंकि हिप्नोटिज्म में बेसिकली क्या होता है कि आपके अनकॉन्शियस में पेनिट्रेशन होती है थ्रू कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड देन अनकॉन्शियस में जाके जो भी मामलात होते हैं उनको फिक्स किया जाता है। अगर मुझे किसी ट्रेनर ने अगर ट्रेन नहीं किया होगा तो ये बिल्कुल वही बात है जैसे मैं किसी इंसान का ऑपरेशन करूं सिर्फ किताबें पढ़ के या वीडियो देख के, मैं किसी इंसान के कान का नाक का ऑपरेशन कर दूं, ये सेम वही बात है। जैसे हम तो ये मेंढक का करते हैं लेकिन उस बेचारे को दोबारा जिंदा नहीं करते। हाँ, वो लेकिन हम बेचारा फिर इंसानों का नहीं कर सकते कि गार्बेज अनटिल है। अनलेस हमने एमबीबीएस की डिग्री ना ली हो ना, या हम सर्जन ना बने हो या हमने सर्जरी में स्पेशलाइज ना किया हो,
तो सेम इसी तरीके से एक आम आदमी जो है वो हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा क्लेम करता है तो बी कॉन्शियस, क्योंकि आई इसके जस्ट लिए वांट टू नो कि यस, ये इसी का कुछ, क्योंकि उसमें भी वो उनकी आई फील कि वो उसी ट्रीटमेंट के लिए ही यस, होता है। उसके लिए भी होता है, एंजाइटी के लिए भी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जो है वो यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, इसके सिम्टम्स की तरफ देखते हैं हम। फिजिकल सिम्टम में जैसे मैंने आपको बताया, फिर इसके साथ साथ ये कि स्लीपिंग टू मच, या इसकी जो है सबसे ज्यादा नींद पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यानी आपको या तो बहुत ज्यादा नींद आ रही होगी या आपकी नींद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ इसका मैं एक और बताऊं, वेट लॉस के हवाले से या वेट गेन के हवाले से, कि ये डिप्रेशन का एक प्रोमिनेंट साइन है। या तो आपका वजन बढ़ेगा या आपका वजन कम हो जाएगा। आपके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन होगा, यानी काम करने की जुस्तजू, तहरीक, या दिल नहीं चाहेगा कि काम करे कोई भी ना। सब्सटेंस अब्यूज बहुत ज्यादा पाया जाएगा फिजिकली, जैसे जो लोग अगर अल्कोहल लेते हैं या कोई ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका बार बार इस्तेमाल करेंगे, और वो इतना करेंगे कि वो अब्यूज की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। या वो लोग जो जैसे कॉफी पीते हैं तो बहुत ज्यादा कॉफी का इंटेक कर देंगे, या बहुत ज्यादा चाय का इंटेक कर देंगे। या वो लोग जो तंबाकू इस्तेमाल करते हैं वो तंबाकू बहुत ज्यादा यूज करने लगेंगे। या वो लोग जो पान खाते हैं या सिगरेट पीते हैं तो वो, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है डिप्रेशन की हालत में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बहुत कॉमन मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ के कल्चर में जो है, जैसे दूसरी चीजें बहुत ज्यादा कॉमनली अवेलेबल हैं, जैसे वैपिंग का बहुत ज्यादा आजकल रुझान है यहाँ पर। या यहाँ अल्कोहल जो है बहुत आराम से अवेलेबल है, और लोग जो है फिर अल्कोहल का जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं। या और टाइप की भी जो ड्रग्स हैं वो बहुत ज्यादा लोग उसकी तरफ जाने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके जो है डिप्रेशन का इम्पैक्ट बिहेवियर के ऊपर क्या पड़ता है। तो इसमें जो है विड्रॉल फ्रॉम अदर्स, यानी ऐसा इंसान जो डिप्रेशन से सफर कर रहा है वो बहुत ज्यादा लोनली हो जाएगा, लोगों से दूर जाना शुरू हो जाएगा, और ये समझ लें कि वो चीजों को उस तरीके से एंजॉय नहीं करेगा, या वो जो है तन्हाई का बहुत ज्यादा शिकार होगा, या उसको पसंद करेगा। जो उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो उसको निग्लेक्ट करेगा। जैसे अगर एक खातून खाना की मिसाल है, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को सुबह उठाना, ब्रेकफास्ट बनाना, या बच्चों को स्कूल से वापस लेके आना, तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उससे होंगी ही नहीं, क्योंकि डिप्रेशन की हालत में, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी ना, वो क्रॉनिक फैटिक का शिकार होगी। और जो है उसकी वजह से क्या होगा कि जब उसके अंदर वो एनर्जी ही नहीं होगी तो वो उठ के उससे काम ही नहीं किया जाएगा। इसका जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम जो होता है ना वो है साइकोमोटर रिटार्डेशन। यानी ऐसा इंसान जो है अगर कहीं लेटा हुआ है तो उसको उठ के पानी का गिलास पीना भी एक बहुत तकलीफ दे अमल होगा ऐसे इंसान के लिए। और मैं जैसे आपको कल्चर की बात बता रही थी, जब इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, अगर फॉर इंस्टेंस अगर बहू के अंदर इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, अगर एक बहू जैसे इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफर करती है और उस बहू को भी इसके बारे में पता नहीं है, यानी उसके अंदर एनर्जी नहीं हो रही, उससे उठा नहीं जा रहा है, या वो शादी के बाद अगर प्रेगनेंसी भी नहीं है और शादी के बाद अगर वो डिप्रेशन से सफर कर रही है, या तो उसको फिर लोग कैसे लेबल करते हैं, ससुराल वाले या सोसाइटी या मुआशरा, कि ये तो बहाने बना रही है, ये तो कामचोर है। अमूमन कामचोर का लेबल लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो उठ के वो काम कर सके। यानी एक पानी का गिलास उठ के पीना भी बहुत तकलीफ दे अमल होता है जो लोग मेजर डिप्रेशन से सफर कर रहे होते हैं। या एक और आम जो मैंने लफ्ज सुना है, वो लोग कहते हैं कि ये तो नाटक कर रही है, यानी ये तो अपने माँ के घर तो देखो सारे काम करती थी। यानी ये मैंने एक कॉमन जुमला सुना है, अपने माँ के घर तो इसको मैंने अपनी आंखों से सारे काम करते हुए देखा, लेकिन यहाँ आते ही जो है इसको देखो इसने कैसी बातें बनानी शुरू कर दी। या ये कहती है कि मुझे काम नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा, तो ये तो सिर्फ काम चोर है, ये काम से नजर चुरा रही है ना। तो आमतौर पे लोग इस तरीके से लेबल करते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जब ये डिप्रेशन अगर टीन एज में किसी लड़की को आता है या बच्चों में अगर ये आता है, चूंकि आजकल काफी कॉमन हो रहा है, तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि आया ये डिप्रेशन है या ये कोई और वजह है।
और देखें जब टीनेज में बच्चे आते हैं तो आप देखें कि ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स का इसी एज में स्टार्ट होता है बच्चों के साथ। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि पेरेंट्स, वो जो बच्चा जब एक ट्रांजिशनल फेज में आता है तो पेरेंट्स उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मे बी कि उनमें डिप्रेशन हो, या उनका कमरा अगर फैला हुआ है और आप बार बार बोल रहे हैं और आपकी लड़ाई भी हो गई, वो बच्चा वो कमरा नहीं समेट पा रहा, तो मे बी के अंडरलाइन डिप्रेशन चल रहा हो। और चूंकि आपको उसकी बीइंग अ पेरेंट उसको अवेयरनेस नहीं है आपको डिप्रेशन की, तो क्या होगा? आप बहुत ज्यादा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और वो बच्चा भी फिर आगे से आर्ग्यू करेगा और वो नहीं कर पाएगा या वो कोप नहीं कर पाएगा उस चीज से। तो ये चीज भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो है ना, अमूमन लोग इसको काम चोरी से, या जो है बहुत ज्यादा सुस्त हो गया है इंसान, यानी इस टाइप की जो वर्ड्स हैं लोग डिप्रेशन के साथ लेबल कर रहे होते हैं कि ये इंसान काम चोर है या इसको तो कुछ आता ही नहीं है। हालांकि आता उसको सब कुछ होगा, लेकिन चूंकि मे बी कि वो डिप्रेशन से सफर कर रहा है इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। इसके साथ साथ अगर देखें चेंजेस इन पर्सनल अपीयरेंस में भी बहुत ज्यादा जो है वो तब्दीली आने लगती है। अगर ऐसा इंसान जो है, आप देखेंगे कि जो प्रोमिनेंट सिम्टम होगा उसका वो ये होगा कि जैसे अपना जो है पर्सनल जो ग्रूमिंग है, अपीयरेंस है, वो काफी डिस्टर्ब जो है निग्लेक्टेड आपको नजर आएगी, यानी प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होगी। अगर मैं किसी खातून की मिसाल दूं तो वो जैसे कई कई दिन हो जाएंगे उन्होंने बालों में कंघा नहीं किया होगा, या काफी कई दिन हो जाएंगे मुंह नहीं धोया होगा, या मेकअप नहीं किया होगा, या साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने होंगे, या उनको वो एहसास नहीं होगा कि कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं या चेंज करना चाहिए। तो जो पर्सनल अपीयरेंस है वो भी डिप्रेशन के उसमें बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। अच्छा, जैसे मैं आपको जो भी सिम्टम्स बता रही थी, ये देखें DSM-5 डायग्नोस्टिक जो मैनुअल है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ये अमूमन डायग्नोज करने के लिए ये वाला मैनुअल यूज किया जाता है। इसके एक पेज की मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है। इसमें जैसे मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का एक क्राइटेरिया जैसे इन्होंने बताया है कि अगर 5 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं किसी इंसान में, एटलीस्ट 1 और 2 में से, जैसे डिप्रेस मूड है, डिमिनिश इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस और गेन है, इंसोम्निया है, इंसोम्निया यानी नींद की कमी है, हाइपरसोम्निया यानी ऐसा इंसान हर वक्त सोए रहा है, उसे नींद ही आई जा रही है, साइकोमोटर एजिटेशन या रिटार्डेशन है। साइकोमोटर एजिटेशन यानी जिस्मानी तौर पे शदीद बेचैनी पाई जा रही है ना, और सुकून नहीं मिल रहा है, या रिटार्डेशन है कि वो इंसान बिल्कुल ही कहीं पड़ा हुआ है और उठ के जो है उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। फिटीक है, लॉस ऑफ एनर्जी है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस है, इनअप्रोप्रिएट गिल्ट है, एबिलिटी टू थिंक और कॉन्सेंट्रेट है, इनडिसाइसिवनेस है, सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी पाई जाती हैं। अच्छा अर्शी, इनमें से कितने हो तो डिप्रेशन कहते हैं डिप्रेशन है? इसमें जैसे मैं ये इधर यहाँ नहीं बता सकती हूँ ना डायग्नोस्टिक के हवाले से, क्योंकि मैं यहाँ पे जो ऑथराइज्ड हूँ बताने के लिए कैनेडियन अथॉरिटी के मुताबिक, वो मैं सिर्फ ट्रीटमेंट और ये एक ओवरऑल नो नो, बता सकती हूँ, मेरे मेरे साइकोलॉजिस्ट मेरे बता पूछने का सकता है। मतलब ये है कि जैसे ये भी आपने लिस्ट बताई है 6-7 थे इसमें से। नहीं नहीं नहीं, ये एक एपिसोड का बताया है, जैसे एक एपिसोड आया और चला गया। ओके ये मेजर ओके। डिप्रेशन का नहीं मैंने आपको क्राइटेरिया नहीं नहीं, बताया। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने ये भी 7-8 चीजें बताई हैं, तो इसमें से अगर 2 या 3 आपको लगे कि उसमें ये। नहीं नहीं नहीं, उसमें एटलीस्ट आई थिंक जो मेजर क्राइटेरिया जो है फिर वही बात कि मैं इसको बताने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बताती हूँ कि जैसे जो इसकी मेजर डिप्रेशन की लिस्ट होती है उसमें से एटलीस्ट 4 से आई थिंक 6 सिम्टम्स के दरमियान हो, और वो एटलीस्ट 2 वीक्स मुस्तकिल होने चाहिए। अच्छा, लेकिन हाँ मुझे लग रहा था इसमें से 3-4 मेरे पे भी होंगे। ये एपिसोड है ना मेजर लेकिन डिप्रेशन। नॉट कंटिन्यूस। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन तो अगर मैं ये। जैसे मैं देखें आपको एक कॉमन चीज बताती हूँ कि मैं जो आजकल जो कम्युनिटी में देखती हूँ या अपने सर्कल में ऑब्जर्व करती हूँ, तो मेजोरिटी खवातीन इस टाइप के सिम्टम्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट करती हैं कि मूड सैड है और पता नहीं है क्यों लैक सैड ऑफ है, चीजें एनर्जी, अच्छी नहीं, हाँ, लेस और मोटिवेशन, हाँ इनडिसाइसिवनेस है, एनर्जी नहीं है, और कहती है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन। काम करते हैं ना
तो ऐसा थक लगता जाते है हैं। पता नहीं कितना काम कर लिया और कितनी थकन हो रही है ना। तो ये चीजें बहुत कॉमनली, और मैंने जैसे एक स्टैटिस्टिक्स आपको बताया था जो WHO ने बताया है, तो ये वो स्टैटिस्टिक्स है जो 5% जो कह रहे हैं वो है जो रिपोर्टेड है, जो डायग्नोस हुआ है। माशाल्लाह चश्मे अनरिपोर्टेड कितना है, बदूर, आप ये देखें अनरिपोर्टेड। माशाल्लाह चश्मे बदूर उज़्मा कह रही हैं। किसको कह रही है उसमें, आपको आपको कह रही हूँ। अर्शी माशाल्लाह चश्मे बदूर। ओके, थैंक यू उस्मा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। अच्छा, इसके वार्निंग साइन मैं आपको बताऊं, यानी ये डिप्रेशन अगर नहीं है किसी इंसान में, लेकिन अगर ये वार्निंग साइन अगर ये पाए जाते हैं, यानी ये अगर साइन एंड सिम्टम्स अगर किसी इंसान में मौजूद हैं, तो उससे आपको पता चलेगा या उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जाके इस इंसान को मेजर डिप्रेशन हो सकता है। ये वार्निंग साइन है, जैसे कि लो सेल्फ स्टीम, गिल्ट, या अगर किसी इंसान में जैसे मेजर डिप्रेशन नहीं है लेकिन उसके अंदर अगर ये वाला सिम्टम अगर पाया जा रहा है, लो सेल्फ स्टीम एंड मैंने क्या बताया इसके अंदर, गिल्ट एंड होपलेसनेस। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी, इसको रिस्क फैक्टर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब किसी इंसान की लो सेल्फ स्टीम होती है तो आप ये देखें कि लो सेल्फ स्टीम की वजह से उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो काफी नीचे होता है, यानी उसके या अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और जब एग्जैक्टली ऐसा इंसान जब जॉब पे जाता है या जब वो बाहर जाता है या वो सोशलाइज करने की कोशिश करता है, तो आप देखें उसको कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी वो अपनी बात नहीं कर पाता, और उसे एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से या लैक ऑफ सेल्फ स्टीम की वजह से उसको जो है वो अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं कर पाता है, या वो सही तरीके से बात नहीं कर पाता है, या जो है वो अपनी जो फीलिंग्स इमोशंस भी सही तरीके से शेयर नहीं कर पाता और है। समटाइम्स ये भी होता है कि क्या उसको कहते हैं, जो लोग होते हैं, जो इंटरेक्शन जिनके साथ हो रही होती है, वो उसको उसके सिम्टम्स को और ज्यादा वो इंक्रीज कर करते देते हैं, हैं। इंक्रीज कर देते हैं, या वो इस टाइप के कमेंट्स देने लग जाते हैं ऐसे इंसान को कि ये तो ये काम कर ही नहीं सकता है, या या ये तो इस काबिल ही नहीं है। और चूंकि सेल्फ स्टीम इटसेल्फ मैं आपको बताऊं, अगर ये जैसे बचपन से चली आ रही है लो सेल्फ स्टीम, तो आप देखें कि स्कूल में भी ऐसे बच्चों को कितना बुली किया जाता है, या अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल में है, लेवल पे आ चुके हैं, तो वहां पे भी अपने जो उनके क्लास फेलोज होते हैं, ये जो प्रोफेसर्स होते हैं, मैं पाकिस्तान और वहां का कल्चर बता रही हूँ कि वो किस तरीके से फिर इग्नोर करते हैं, और फिर या ऐसा जो इंसान होता है वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पे लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको, और वो अगर कोई प्लान भी करता है, कोई काम भी करना चाहता है, या वो आगे भी बढ़ने की कोशिश करता है, तो लेकिन जो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, और ये चीज जो होती है आगे जाके होपलेसनेस। Yeah, let me one thing clear here, अर्शी, कि हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इट्स जस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में, साइंस ऑफ डिप्रेशन के बारे में, ये जस्ट फॉर ओनली इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है। ये जस्ट आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप उसकी बेस पे अपने आप का जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करें। ये जस्ट इंफॉर्मेशन है कि इस तरह की अगर सिचुएशंस होती है, ये सिम्टम्स या ये साइंस अगर आपको नजर आते हैं, तो यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरापिस्ट। तो ये साइकोथेरेपिस्ट, जस्ट इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव ये वार्निंग सेशन है। साइन है कि जी या जी। दीज आर द वार्निंग साइंस, दीज आर नॉट द कि हम किसी की हाँ डिजीज को डायग्नोज नहीं कर रहे हैं। ये जी जी जस्ट जी यहाँ जी। पे इंफॉर्मेटिव सेशन है कि अगर इस तरह की आपको कोई सिम्टम्स या कुछ इस तरह की साइंस या कॉजेज आपको जो नजर आती हैं, तो यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी एग्जैक्टली चाहिए। ये मैं आगे बताती, लेकिन अच्छा वो आपने Yeah, क्लियर actually, कर दिया। actually, Kiran, there is one more psychotherapist here in the जो सेशन यस, को सुन तो रही हैं, तो यहाँ उन्होंने ये वार्निंग, लिखा है। यस, वार्निंग साइन बताने का मकसद ही यहाँ पर ये है कि आप अगर बीइंग अ मदर या बीइंग अ वाइफ, या आप
जहां भी आप रह रहे हैं और आपके जो जितने भी डिपेंडेंट हैं, तो आपकी क्लोजली आप देख सकते हैं कि ये चीजें आगे जाके क्या कर सकती हैं। तो ये अभी बहुत एक प्राइम टाइम है कि आप इसके ऊपर फोकस करें, इन सिम्टम्स को क्योर करने की या इन वार्निंग साइन को क्योर करने की आप कोशिश करें। या तो आप इसको देखिए कि आगे जाके एज इट कितना इज छोड़ना नहीं चाहिए ये। एज इट इज नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको बताऊं कि हार्ट अटैक के बारे में कहा जाता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो उसका वार्निंग साइन है। अगर आप उसको, या कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल भी जो है हार्ट अटैक का एक वार्निंग साइन है। तो इसी तरीके से जो लो सेल्फ स्टीम है या जो गिल्ट है या होपलेसनेस है, ये भी डिप्रेशन का एक वार्निंग साइन है। अगर इसको बर वक्त ट्रीट ना किया जाए या इसको एड्रेस ना किया जाए तो ये आगे जाकर डिप्रेशन का सबब बन सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था गुलनाज, कि जब आपने मुझसे पूछा था कि डिप्रेशन की वजूहात क्या होती हैं, तो डिप्रेशन, क्योंकि ये जो अलामत जो मैं आपको वार्निंग साइन बता रही हूँ, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और जब एक इंसान बचपन से जब इसी लाइफ स्टाइल में या इसी तरीके से सफर करता करता जब बड़ा होता है, तो फिर बहुत चांसेस है कि ऐसे इंसान के अंदर डिप्रेशन डेवलप हो जाए। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि मेजर डिप्रेशन में एक होपलेसनेस, नाउमीदी की कैफियत बहुत ज्यादा होती है। और जैसे कि वार्निंग साइन में भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या है कि इंसान जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से या सेल्फ स्टीम के लो होने की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा होपलेसनेस का शिकार होता है, नाउमीदी का शिकार होता है, और उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा जैसे इसका एक और वार्निंग साइन था, वो था इंसोम्निया। इंसोम्निया कहते हैं नींद की कमी को या लैक ऑफ स्लीप को। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी स्लीप के बारे में मेरा ख्याल है हमने 2 सेशंस दिए हैं और उसमें मैंने इन डिटेल आपको बताया, लेकिन मैं यहाँ पे फिर बताना चाहूंगी कि इंसोम्निया डिप्रेशन का वार्निंग साइन क्यों है। यानी ये आगे जाके अगर इंसोम्निया को आपने ट्रीट नहीं किया, इसको एड्रेस नहीं किया, तो ये आगे जाके डिप्रेशन कैसे डेवलप कर सकता है। वो ऐसे डेवलप कर सकता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कोई इंसान जब प्रॉपर एक नींद लेता है, यानी जब वो नींद की हालत में जाता है, यानी 7 to 8 आवर्स या 7 to 9 आवर्स के एक एडल्ट जब नींद लेता है, तो नींद की हालत में बहुत सारे जो इंटरनल प्रोसेस होते हैं वो हो रहे होते हैं। और वो प्रोसेस क्या क्या होते हैं, जैसे सबसे पहला प्रोसेस तो ये होता है कि आपके जो हेड टू जो टो है, बॉडी के जितने सेल्स होते हैं इंक्लूडिंग योर स्किन, आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनके जितने भी सेल्स होते हैं, वो सब रिन्यू होते हैं। उसके अंदर रिपेयर होने का जो है वो अमल होता है। और ये अमल उसी सूरत में हो सकता है जब आप एक डीप स्लीप की कैफियत के अंदर जाएंगे। अब आप ये देखें कि अगर कोई इंसान इंसोम्निया का शिकार है या वो नींद की कमी का शिकार है, तो आप देखें कि वो अपनी बॉडी को वो टाइम नहीं दे पा रहा है या उसकी बॉडी उस रिपेयरमेंट के अमल से नहीं गुजर पा रही है। और ये जो रिपेयरमेंट का अमल है या जो एनर्जी रिन्यू करने का अमल है या उसके जो सेल्स के सही होने का जो अमल है, वो सिर्फ उस खास नींद की हालत में ही हो सकता है और वो डेली बेसिस पे ही होता है। अगर कोई इंसान जो है क्रॉनिक इंसोम्निया का शिकार है, तो आप देखें कि उसका जो रिपेयर होने का जो प्रोसेस है या रिपेयर का कितना सारा काम हेड टू टो उसकी बॉडी में जमा हो चुका है। और उस रिपेयर ना होने की वजह से देखिए आप कितनी डिस्ट्रैक्शन, कितने और हेल्थ इश्यूज बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। तो इंसोम्निया जो है ये इसका वार्निंग साइन है, इसका रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि नींद की हालत में जो होता है, जैसे नींद की हालत में जो है आपके एक तो आपका ये होता है कि तमाम जो है बॉडी सेल्स आपके रिपेयर हो रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि नींद की हालत के अंदर, उसी कैफियत के अंदर आपकी बॉडी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज करती है। और वो जो केमिकल्स होते हैं वो एक्चुअली आपके अंदर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं। और जब इम्यूनिटी पावर आपके अंदर बूस्ट होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जब कांटेक्ट डेली बेसिस पे डिफरेंट वायरस से होता है,
तो वो इम्यूनिटी पावर आपको उस वायरस से फाइट करने में हेल्प करती है, और आपको जो डे टू डे के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो नहीं लगते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जो इंसोम्निक है या जिसको नींद की बहुत ज्यादा कमी है, तो आप देखें उसके अंदर तो उस हार्मोन की कितनी कमी है जो उसके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगा। तो इस वजह से जो है ये नींद जो है ये बहुत जरूरी है। और कोई इंसान अगर इंसोम्निया का शिकार है या नींद की बहुत ज्यादा कमी का शिकार है, तो उसको चाहिए कि वो उसके ऊपर फोकस करे, उसका प्रॉपर इलाज करवाए, उसका ट्रीटमेंट करवाए। और अगर उसको ऐसा लगता है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो आप हमारा एक पुराना सेशन देख सकते हैं। मैंने नींद के ऊपर इन डिटेल जो है एक सेशन ऑफर किया है, जिसमें मैंने डिफरेंट साइकोलॉजिकल एक नहीं स्ट्रैटेजी, 2 सेशन आई या थिंक, यस 2 पार्ट थे उसके। जी हाँ, अगर आप चाहें तो उसका लिंक यहाँ शेयर कर सकती हैं गुलनाज। तो उसमें मैंने मैं डिफरेंट देखती हूँ। साइकोलॉजिकल अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज बताई है कि कैसे आप बगैर मेडिकेशन के जो है एक बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नींद की जो कमी है बहुत ज्यादा जो है साइकोलॉजिकली गड़बड़ मचाती है। ये आपके अंदर आपके इमोशंस को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके थिंकिंग को। सादिया कह रही है आई एम सफरिंग फ्रॉम इंसोमिया। इंसोम्निया। सादिया वो सेशन देखे ना हमारा, क्यों नहीं देखती हैं आप? सादिया हुमा। जी जी जी, वो आप हमारा सेशन देखिए, उसमें मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर की हैं। वही किरण कह अच्छा, रही है कि हमको पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी सोते सोते में कितना काम करती है, तो हमें उसको सुलाना चाहिए, लोरियां दे के सुलाना चाहिए। आई लाइक दिस। नहीं नहीं, ये मैंने कहा है। अच्छा, ये आपने कहा है, बट आई लाइक दिस। अच्छा, एक और जो इसका वार्निंग साइन है वो फटीक है। फटीक यानी जो थकन, अगर आप जो है थकन का शिकार होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक सही बात बताऊंगी कि अगर आप जो है थकन का बार बार शिकार होते हैं, जैसे आप खातून खाना है, मोस्टली हमारी यहाँ पे जो खवातीन है वो खातून खाना है या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ भी डील कर रही होंगी। अगर आप बार बार थकन का शिकार होते हैं और अगर आप उसको एड्रेस नहीं करते हैं, जैसे आपने सुबह कोई बहुत सारा काम किया और आप थक गई हैं, तो मैं यहाँ ये रिकमेंड करूंगी कि प्लीज प्लीज उस थकन को लिसन करें, उसको सुने कि वो थकन आपसे क्या कह रही है। आपको मैं यानी बहुत रेस्ट करने की जरूरत है। मैं बहुत सुनने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी नींद माशाल्लाह ठीक है। ठीक मेरी है। रात की नींद यानी बिल्कुल मैं नॉर्मल, नो हाइपर एंड इंसोमिया वो जो जी है वो जी प्रॉब्लम जी। नहीं है, लेकिन फिटीक है, तो उसके लिए तो उसके लिए यही है कि फटीक को क्रॉनिक फटीक में कन्वर्ट ना करें, यानी हाँ जो थकन फिटीक आज यानी आपको हुई है उसको आज ही खत्म कर दें, रात को सोने या से पहले उस थकन को खत्म कर दें। अगर आपको सुबह कोई काम करके थकन हुई है तो प्लीज 2 घंटे के लिए लेट जाएं, बट आराम करें। आई हैव ओनली द मॉर्निंग सिकनेस, मोस्ट द मॉर्निंग सिकनेस, यानी जब मैं एक तो दफा उठ जाती हूँ तो फिर मैं आई एम फाइन, लेकिन जो सुबह का उठना है ना वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम करता है। हालांकि मेरी नींद पूरी होती है 8 आवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। नींद पूरी है, जिसकी वजह से मैंने वो कुछ अपने वो टेस्ट वेस्ट टेस्ट जैसे वो वगैरह जी जी आपने स्लीप बताया था। एपनिया का टेस्ट भी करवाया है। हाँ हाँ वो हाँ भी हाँ। उसकी मुझे पता नहीं अभी आनी है। फिर वो और भी काफी कुछ कैल्शियम विटामिन डी ये वो सारा कुछ, लेकिन ठीक। एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन सही। प्रॉब्लम इज देयर। ओके, चलें, ये तो सही है। मैं आपसे फिर बाद में बात करूंगी गुलनाज। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर आपको फटीक होती है ना, तो उस फटीक को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। उस फटीक को जो है लिसन करें और जो है आराम करें और जो है यानी आराम पे फोकस करें, और उस फटीक को डेली बेसिस पे खत्म कर दें, यानी उसको पाइल अप ना होने दें, क्योंकि जब ये फटीक पाइल अप होती जाएगी तो ये फटीक आगे जाके बहुत सारे जो है आपके जिस्मानी या फिजिकल प्रॉब्लम्स का वो बनेगी। साथ साथ ये जो फटीक है
क्रॉनिक फटीग जो होती है ये आपके इमोशंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, आपका मूड को चिड़चिड़ा करती है, आपको चीजों को उस तरीके से आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं, या आप चीजों को उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हैं। जब आप फ्रेश होते हैं तो उसकी हैंडलिंग बिल्कुल अलग नौयत की होती है, और अगर आप थके हुए हो तो आपको छोटी सी भी बात जो होती है वो बहुत ज्यादा लगती है। इसी तरीके से इसका एक और जो वार्निंग साइन है वो एंगर एंड इरिटेबिलिटी है, यानी अगर आप बहुत ज्यादा एंग्री महसूस करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको बात बात पे गुस्सा आ रहा है, या मूड बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हुआ जा रहा है, या बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, या किसी की छोटी सी भी बात बहुत ज्यादा आपको लगती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा पॉज लेने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मे बी कि ये इरिटेबिलिटी क्रॉनिक फटीग की वजह से हो, मे बी कि ये एंगर जो है वो या इरिटेबिलिटी जो है वो लैक ऑफ स्लीप की वजह से हो रही होगी, या ये एंगर या इरिटेबिलिटी जो है ये एंजाइटी की वजह से तो नहीं हो रही है, या कोई ऐसा आपने कोई फिजिकल काम तो नहीं किया, या आपका जो है इसका लिंक जो है अमूमन सेल्फ स्टीम से भी निकल रहा होता है समटाइम्स के। ये कहा जाता है कि वो लोग जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है वो ज्यादा एंगर का इजहार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो वे आउट या उनको वो समझ नहीं आ रहा होता है ना कि कैसे आगे बढ़े या नेविगेट करें। तो एंगर और इरिटेबिलिटी को भी अगर वक्त पे अगर आपको इस चीज की अवेयरनेस है कि आपका जो मूड है वो इरिटेबल होता जा रहा है या एंगर बढ़ता जा रहा है आपके अंदर, या आप ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे हैं, तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं, पॉज लें, इस बारे में सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ये भी डिप्रेशन का एक वार्निंग साइन है। इसके साथ साथ एंजाइटी भी इसका वार्निंग साइन है कि अगर एंजाइटी को वक्त पे उसका अगर ट्रीटमेंट ना करवाया जाए या इसके ऊपर फोकस ना किया जाए तो ये आगे जाके डिप्रेशन का भी कॉज बन सकती है। इसी तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन पाया जा रहा है, या आप चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी डिप्रेशन का एक वार्निंग साइन है। वो इसलिए वार्निंग साइन है, देखें इस बारे में मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जब कोई काम करने बैठे हैं या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, या इवन अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, या आप फॉर इंस्टेंस जो है घर की सफाई कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये काम करने के दौरान आपकी जो है वो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है, या आप उस तरीके से फोकस नहीं कर रहे हैं जैसे आप पहले किया करते थे, तो यहाँ पे फिर मैं कहूंगी कि थोड़ा पॉज लें और सोचें इस बारे में कि फोकस कंसंट्रेशन की आखिर क्या वजह है, किस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नींद की कमी भी, जो इंसोम्निया है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, या आपके अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस तो नहीं आ रहे, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, या आप किसी फटीग का शिकार तो नहीं है कि फटीग हो जा रही है, आप उसको क्रॉनिक फटीग का शिकार हो गए हैं और वो पाइल अप हो जा रही है और आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप एक वक्त में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या बहुत सारे या मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका जो है कंसंट्रेशन और फोकस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो ये आपको यहाँ थोड़ा पॉज लेने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज को अगर आपने इस वक्त अगर एड्रेस नहीं किया, या अगर आपको अपने बच्चों में भी ये सिम्टम नजर आते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा पहले सही काम करता था, अब वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, या वो उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पा रहा है, या वो उस तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो आपको फिर देखना है कि कहीं वो ज्यादा डिजिटल मीडिया पे एंगेज तो नहीं हो रहा है, कहीं उसकी नींद तो डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही है, कहीं उसकी एपेटाइट पे तो असर नहीं पड़ रहा है, कहीं वो फटीग का शिकार तो नहीं हो रहा है। तो ये भी वार्निंग साइन है, और आपको बीइंग अ मदर या बीइंग अ केयर गिवर आपको इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो है डिप्रेशन का जो एक और वार्निंग साइन है वो है रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस यानी बेपरवाही वाला जो बिहेवियर होता है ना, जिसमें आपको चीजों की परवाह नहीं रहती है, या जैसे थ्रेटनिंग टाइप के, या इसको कह लें कि वो लोग, ये बिहेवियर अमूमन उन लोगों में ज्यादा नजर आता है जो सुसाइड कर रहे होते हैं, या जो बहुत ज्यादा एंगर का इजहार कर रहे होते हैं, या वो बहुत ज्यादा जो शाउटिंग कर रहे होते हैं या वर्बल अब्यूसिव होते हैं। तो आप देखें कि वो
उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं रहता है कि वो जो बिहेवियर कर रहे हैं या उनका जो रेकलेस बिहेवियर है इसका नतीजा आगे क्या निकलना है, या इसकी वजह से वो किसी की लाइफ में कितना डैमेज कॉज कर रहे हैं, या उसकी वजह से किसी इंसान की पर्सनालिटी कितनी डैमेज हो रही है। तो ये सारी चीजें भी जो है फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी We are चलिए, doing the causes. अभी हम कॉजेस पे तो आए ही नहीं है। Okay, it's mean कि फिर we have to go for the second part. यस, इसका सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मैं भी एक और पार्ट इसका कवर करके फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। इसके Okay. साथ साथ जो है, अगर किसी इंसान में जैसे डिप्रेशन नहीं है, लेकिन अगर उसको बार बार जो है वो सुसाइड का ख्याल आता है या मौत का ख्याल आता है, और उसका जो है सुसाइडल अगर आइडिएशन उसके अंदर आ रही है, इसके अलावा और कोई सिम्टम उसके अंदर नहीं है, तो ये भी आगे जाके डिप्रेशन को कॉज कर सकता है, क्योंकि फिर उसका रीजन देखना पड़ेगा कि उसको ये बार बार थॉट्स जो है वो क्यों आ रही हैं। अच्छा, ये जो तमाम मैंने जो रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, अगर ये रिस्क फैक्टर में अगर ये वाले फैक्टर्स भी शामिल हो जाएं, तो ये आगे जाके जो है डिप्रेशन को के कॉज करने का सबब बन सकते हैं। जैसे कि केमिकल पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ना, अगर एक इंसान जिसका नींद की कमी का शिकार है, या वो गुस्से का शिकार हो रहा है, या जो है जैसे अगर हम पिछली स्लाइड देखें, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इंसोम्निया है, फटीग का शिकार हो रहा है, या रेकलेस बिहेवियर उसके अंदर है, लेकिन साथ साथ अगर वो जैसे बहुत ज्यादा केमिकल पोल्यूटेंट है, या जैसे आप देखेंगे ना वो कंट्रीज जहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा पाया जाता है, चाहे वो पोल्यूशन किसी भी लेवल पे हो, जैसे कि अगर नॉइज पोल्यूशन का शिकार है कि हर वक्त हॉर्न या डिफरेंट टाइप की आवाजें उसके कान में आ रही हैं, तो ये चीजें जो होती हैं ये उन चीजों के साथ मिलके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक इंसान जो नींद की कमी का शिकार है, अगर वो बहुत तेज आवाज के अंदर जाता है, तो वो चीज उसके ब्रेन को काफी डिस्ट्रैक्ट करेगी। इसी तरीके से एयर पोल्यूशन है, पोल्यूशन की भी बहुत सारी टाइप्स है ना, तो जो केमिकल पोल्यूशन है ना, ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, क्योंकि वो केमिकल आप इनहेल भी कर रहे होते हैं, वो केमिकल जो है वो आपकी स्किन के ऊपर भी असर डाल रहा होता है, और वो जब आप इनहेल कर रहे होते हैं तो वो जाके अंदर जाके आपके ब्लड में और डिफरेंट जो है आपके बॉडी के प्रोसेस में इम्पैक्ट डाल रहा होता है। इसी तरीके से अगर सेकंड है इसका नेचुरल डिजास्टर, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एक इंसान जो नींद की कमी का शिकार है, या सेल्फ स्टीम उसकी काफी लो है, या उसके वो बहुत ज्यादा गुस्से का शिकार है, या उसके अंदर रेकलेस बिहेवियर है, और उन तमाम फीचर्स के साथ अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर जैसे मैं आपको कहूं कि जैसे कोई इंसान वो तमाम रिस्क फैक्टर के साथ एकदम से जैसे कोविड आ गया, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर ही आया है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो ऑलरेडी जो वार्निंग साइन वो लेके आ रहा है, और जब कोविड आया, लॉकडाउन आया, तो आप देखें कि डिप्रेशन, एंजाइटी एकदम से क्यों बढ़ा। वो इसलिए बढ़ा क्योंकि वो पहले से जो है वो एक बर्डन कैरी कर रहे थे, उसके साथ साथ एक नया बर्डन आ गया। इसी तरीके से अगर वो तमाम रिस्क फैक्टर आप देख रहे हैं, और नेचुरल डिजास्टर में जैसे कि अगर सुनामी आ जाता है, या कहीं पे जैसे जलजला आ जाता है, या कोई अर्थक्वेक आ जाता है, या जैसे कोई वॉर स्टार्ट हो जाती है, या इसके अलावा यानी जैसे फॉर इंस्टेंस नेचुरल डिजास्टर्स में मैं ये तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक ये भी होता है जैसे पानी बंद हो गया, या बहुत ज्यादा स्नो पड़ गई, और अब आप बाहर निकले और आप अपनी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, और आप वो पीछे से जो है एंगर, इंसोम्निया और ये तमाम चीजें कैरी कर रहे हैं, तो ये जो नेचुरल जो डिजास्टर है ना, ये उन चीजों के साथ कंबाइन होके जो है वो उसका मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे जाके वो डिप्रेशन का कॉज बनेगा। या इसीलिए जैसे कहते हैं ना कि वो कनाडा में जब
विंटर सीजन जो है उसमें डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। उसका खैर एक अलग रीजन है वो क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग जो वो है तो वो फॉर द टाइम बिंग, जाहिर है टाइम Yes. बिंग। नहीं, उसका एक लिंक ये भी कहा जाता है उसके बारे में, क्योंकि वो जो है वो सूरज की रोशनी या वो जो नेचर ग्रीनरी वो उससे काफी कट जाते हैं, और चूंकि जो सनशाइन है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है, तो वो एक कितनी यानी विटामिन जो सनशाइन है वो आपका इटसेल्फ एक नेचुरल एंटीसेप्टिक, एक नेचुरल रेमेडी है आपके लिए, वो आपके मूड पे और उस पे कितना असर डालती है, और फिर आप उस तरीके से सोशलाइज नहीं होते, आउटडोर आपकी सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। तो ये इसकी बेसिक वजह ये है। अच्छा, अब हम इसको यहीं पे जो है इसका दूसरा जो लास्ट फैक्टर है वो करके हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। लेकिन मैं यहाँ रिसोर्सेज बताना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि इन द मीन टाइम अगर आप लोग इन रिसोर्सेज पे फोकस करें तो वो आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा डिप्रेशन। अच्छा, जो एक और जो रिस्क फैक्टर है इसका वो है नॉन केमिकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ये वो नॉन केमिकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं जैसे जैसे जॉब का स्ट्रेस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक औरत जो होती है उसको डिप्रेशन ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रही होती है, और वो चूंकि उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पाती है या वो वेलनेस पे फोकस नहीं करती है, तो वो स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फाइल अप होता जाता है। और देखें जो इटसेल्फ ससुराल जो होता है वो इटसेल्फ एक तरीके का स्ट्रेस कॉज कर रहा होता है। या और भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, या आपके जैसे किसी लव वन की डेथ हो गई है, या आपका जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, या आप कोई जो असाइनमेंट करना चाह रहे हैं वो आप वक्त पे नहीं जमा करवा पा रहे हैं, यानी कोई भी नॉन केमिकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। और प्लस अगर वो जो पिछले जो मैंने फैक्टर्स बताए आपको, वो जब ये सब कंबाइन होते हैं तो ये तमाम के तमाम मिलके जो है वो डिप्रेशन का मेजर रिस्क फैक्टर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी जो है प्रेजेंटेशन को या अपने सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, लेकिन मैं एक बहुत अहम चीज बताना चाहती हूँ आप लोगों को। अच्छा, वो अहम चीज बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट उसके अंदर सेशन में हम इसके कॉजेस करेंगे डिप्रेशन के, उसमें मैं इन डिटेल बताऊंगी। फिर हम बात करेंगे प्रिवेंशन, डिप्रेशन का जो प्रिवेंशन है वो क्या है। फिर हम बात करेंगे डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के ऊपर। और रिसोर्सेज में मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों को जो कि 20 वेज टू अवॉइड डिप्रेशन में एक डिप्रेशन क्योर .net, ये मुझे वेबसाइट पे एक बहुत जबरदस्त सी चीज मिली थी, आप लोग इसको गूगल कीजिएगा तो कैन यू इसमें आपको शेयर द लिंक इफ पॉसिबल, अर्शी? ये इसकी वेबसाइट लिखी हुई है ना, ये रहा ना डिप्रेशन क्योर नजर .net। नहीं आ रही। 20 ways to avoid depression है इसकी ये, वेबसाइट। ये नीचे ब्लू कलर में ये रहा। डिप्रेशन क्योर .net, ओके। जी, एक तो ये आप इसको पढ़िएगा लाजमी। दूसरा, ये मुझे एक बहुत जबरदस्त किताब मिली है, अमेज़न पे ये मौजूद है। ये किताब जो है माइक मिराज ने लिखी है। इसमें उसने 69 वेज टू अवॉइड डिप्रेशन, एक्चुअली इनको खुद को जो है वो डिप्रेशन हुआ था, मेजर डिप्रेशन, और ये पूरे डिप्रेशन की जर्नी से ये साहब गुजरे, और उसके बाद जो था उस जर्नी के दौरान उन्होंने 69 ऐसे जो तरीके या मेथड्स या अप्रोचेस कह लें या स्ट्रैटेजीज उस इंसान ने आइडेंटिफाई की, और उसको ऐसा लगता है कि अगर ये चीजें आप अपनी लाइफ में अभी से शामिल कर लें तो आप डिप्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये वाली जो ये उसी किताब का फ्रंट पेज है, और ये जो है ना किताब अमेज़न पे मौजूद है। ये बिल्कुल इसी तरीके से 69 वेज टू अवॉइड डिप्रेशन, ये किताब आप मंगवाएं, इसको पढ़ें, और इसमें जो भी अप्रोचेज स्ट्रैटेजीज आपको लगती हैं कि आपके घर के हिसाब से, आपके फैमिली के एनवायरनमेंट के हिसाब से, या आपका जो भी सेटअप है उसके हिसाब से आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं या उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको जरूर अडॉप्ट कीजिए। यानी आपने अर्शी दो चीजें शेयर की, एक 20 वेज वो वेबसाइट है, और और 69 वेज जो है इट्स अ ये बुक किताब ऑन है, अमेज़न, ओके। जी।
तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि ये किताब हर घर में होनी चाहिए और इस किताब को आप पढ़ें और इसमें से जितनी चीजें आप अडॉप्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे वो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन को मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि उसमें मैं उसकी प्रिवेंशन के ऊपर पूरा एक टॉपिक लेके आऊंगी कि अगर आप डिप्रेशन से सफर नहीं कर रहे हैं तो आप वो कौन सी अप्रोचेज हैं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे अगर आप रखें तो आपको आगे जाके डिप्रेशन होने के चांसेस बिल्कुल ऐसे होंगे ना होने के बराबर। और इसी तरीके से हम इसकी फिर जो है ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई सवाल है तो पूछिए जी, गुलनाज। उज़मा कह रही हैं कि डॉक्टर खालिद सुहेल की बुक है ब्रेक डाउन टू ब्रेक थ्रू और ग्रीन जोन लिविंग, तो वो भी बहुत अच्छी है। यही जिस तरह आपने 9 वेज बताया है ना डिप्रेशन से बचने के लिए। और एक क्वेश्चन पूछा था, शुमाइला सलीम है उन्होंने कि जो है रेमेडीज के बारे में कि कोई होम यानी इन होम हम कोई रेमेडीज इसकी कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि अभी हम साइन सिम्टम्स कर रहे हैं तो रेमेडीज एंड ट्रीटमेंट जो होगी वो अब नेक्स्ट सेशन में होगी। पहले मैंने कहा था कि एंड ऑफ द दिस सेशन होगी, लेकिन अब वो टाइम नहीं है, वो तो अब हम उसमें तो नेक्स्ट हम सेशन में बहुत डिटेल से बात करेंगे। उसमें जो है मेरी स्मूदीज का भी काफी जिक्र आने वाला है क्योंकि स्मूदीज जो है वो बहुत ज्यादा मूड के ऊपर असर डालती है। ये मेरा पर्सनल वो है, लेकिन जो है इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे डिटेल। चलिए, थैंक यू सो मच शशि फॉर योर वंडरफुल एंड फॉर इंफॉर्मेटिव सेशन। लेट मी चेक कि कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। चले ठीक है, अभी जो बाद में क्वेश्चंस आएंगे तो फिर आप देख लीजिएगा और उनको फिर मैं उसका आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच अर्शी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने ये भी देखा और जिन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो जी थैंक यू शुमाइला एंड थैंक यू किरण, उज़मा, सादिया। चले हम अपने इस सेशन का जो है वो अब इसको फाइनल करते हैं और हम नेक्स्ट सेशन में इसी डिप्रेशन के पार्ट 2 जिसमें हम रेमेडीज और इसकी जो है कॉजेज और इसकी जो ट्रीटमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो डोंट मिस द सेकंड सेशन। सो टिल दैट थैंक यू सो मच थैंक यू एंड एवरीवन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय।